बेटा अब अपन लोग इस इंटरफेरेंस को यहीं समाप्त करते हैं और अब हम लोग पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन। तो बेसिकली डिफ्रैक्शन क्या होता है, मैं आपको हल्का सा यहाँ पे ब्रीफ करता हूँ। जब भी लाइट अपने वेवलेंथ से, मेरी बात ध्यान समझिएगा, जब भी लाइट अपने वेवलेंथ से के कंपेरेबल अगर मान लीजिए किसी डायमेंशन से क्रॉस करती है तो वहाँ लाइट डिफ्रैक्शन पैटर्न्स को शो करती है। अभी दो प्रकार से हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि भैया लाइट जो है वो मतलब कहीं पे होल बना हुआ है उससे क्रॉस करके टकरा के जा रही है या किसी कॉर्नर से टकरा के जा रही है, तो दोनों ही केस में वो डिफ्रैक्शन को शो करती है। तो सबसे पहले आप डायग्राम देखिए, इस प्रकार से दो टाइप के मतलब दो तरह से डिफ्रैक्शन को लाइट शो कर सकती है। बेटा नोट डाउन आप बाद में कर लीजिएगा, पहले देखते रहिए डायग्राम में क्या लिखा मतलब दिख रहा है मतलब नोट लिखा आ रहा है क्या दिख रहा है। तो बेटा यहाँ पे बोला गया है डिफ्रैक्शन फ्रॉम ऑब्स्टेकल और आगे लिखा हुआ है डिफ्रैक्शन फ्रॉम अपर्चर। साथ में ही डिफ्रैक्शन के बारे में आपको दो बातें भी लिखी गई है, तो वो दो बातें आप लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए और डायग्राम बना लीजिए, फिर मैं आपको दो बातें समझाता हूँ इसने क्या बोला है। तो ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं इनको नोट डाउन कर लीजिए सारों को। एक तरफ फ्रेजनल डिफ्रैक्शन लिखा हुआ है, एक तरफ फ्रोनहोफर डिफ्रैक्शन लिखा हुआ है। फ्रोनहोफर में हम लोगों ने क्या बात करी कि हम लोगों ने इनफाइनाइट डिस्टेंसेस पर मेजर किया है डिफ्रैक्शन पैटर्न को। वहाँ पे सोर्सेस और स्क्रीन दोनों के दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंसेस पे रखे हुए हैं अपर्चर से। सिमिलरली इधर फ्रेजनल है जो कि कंपेरेबल डिस्टेंसेस पे रखे हुए हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे फ्रोनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। तो देखिए मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं फ्रोनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। ड्यू टू सिंगल स्लिट। तो बेटा यहाँ पे मैं आपको पूरा डेरिवेशन नहीं बता सकता क्योंकि डेरिवेशन की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं और बहुत बड़ा हो जाता है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। बस हमें यह याद रखना है कि बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सिंगल स्लिट है, उसके आगे हम लोगों ने एक लेंस लगाया हुआ है। लेंस इसलिए क्योंकि फ्रोनहोफर में क्या है, हम इनफाइनाइट डिस्टेंसेस में नापते हैं, उसको मेजर करते हैं। तो इनफाइनाइट डिस्टेंसेस पे अगर वो होंगे मान लीजिए स्क्रीन वगैरह, तो जो रेज होंगी वो इनफाइनाइट पे जाके मीट करेंगे, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो भाई ऑब्वियस बात है, अब इनफाइनाइट पे जाके मीट करेंगी तो अब ऐसा तो है नहीं कि भाई अपन ने यहाँ पे लगाया और दूर इनफाइनाइट पे जाके हम लोग स्क्रीन लगाएंगे। तो बेसिकली हम लोग कर क्या रहे होते हैं, यहाँ एक कॉन्केव मिरर कन्वर्जिंग मिरर ले लेते हैं जो कि कहीं मीट कर जाएगा एक स्क्रीन पर, जिसकी वजह से मतलब इस पे आने वाली पैरेलल लाइंस इसके किसी फोकल लेंथ पे मीट कर जाएंगे। अब मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं, मैंने बस बीच में रखा है भाई यहाँ पे सिंपली एक कन्वर्जिंग लेंस। अब बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे जो मिनिमाज आते हैं, तो यहाँ पे आते हैं, अगर मैं बात करूं कि nth मिनिमा फॉर nth मिनिमा, तो बेटा वो आता है ए साइन थीटा बराबर एन लेमडा। गेटिंग माय पॉइंट, ए साइन थीटा बराबर एन लेमडा। सर ए क्या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। जो ए है दिस इज अपर्चर डायमीटर, अपर्चर डायमीटर, अपर्चर डायमीटर बोल सकते हैं या फिर हम इसको बोल सकते हैं साइज ऑफ स्लिट, और वी कैन से दिस इज विड्थ ऑफ स्लिट, विड्थ ऑफ स्लिट। अब यहाँ पे सिंगल स्लिट की बात हो रही है और साइज ऑफ स्लिट, विड्थ ऑफ स्लिट हम लोग ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। तो जब nth मिनिमा आएगा ना, वो आएगा ए साइन थीटा एन बराबर एन लेमडा। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, मान लीजिए कि ये स्क्रीन है भैया, ये स्लिट है भैया, और यहाँ से लाइट निकल रही है भैया, यहाँ तक जा रही है और यहाँ तक जा रही है, मतलब बेसिकली यहाँ पे आ रहा है मिनिमा और यहाँ पे भी आ रहा है मिनिमा। अब समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे भी मिनिमा वहां पे भी मिनिमा, और जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज वी कैन कंसीडर दिस डिस्टेंस इज वाई एन, दिस इज nth मिनिमा, और यहाँ पे भी हम मान सकते हैं वाई एन,
दिस इज आल्सो nth मिनिमा, है ना, मिनिमा nth और मिनिमा nth, nth मिनिमा है। यहां पर हम लोग मान सकते हैं एक स्लिट है, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हम लोग क्या मान सकते हैं, दिस डिस्टेंस इज गिवन एज कैपिटल डी, ठीक है। तो ये वाई है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि दिस इज एंगल थीटा एन एंड दिस इज थीटा एन, मतलब nth के लिए थीटा एन हो जाएगा। तो बेटा हम लोग एक्चुअली कंसिडर क्या करते हैं कि थीटा एन इज वेरी स्मॉल, ये हम लोग मान के चलते हैं कि थीटा एन जो है बहुत छोटा एंगल है। तो उस केस के अंदर वी कैन कंसिडर साइन थीटा एन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा एन, ऐसा हम लोग मान लेंगे कि साइन थीटा एन लगभग लगभग थीटा एन के बराबर हो जाएगा। तो बेटा इसका मतलब साइन थीटा एन विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा एन एंड इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा एन। अब समझ में आ रही है बात? तो साइन थीटा एन या फिर थीटा एन किसके बराबर है, वो थीटा एन जो है वो एक्चुअली टेन थीटा के बराबर भी है। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे एन लैम्डा बाई ए के बराबर। भाई यहां से साइन थीटा एन किसके बराबर आएगा, एन लैम्डा बाई ए के बराबर। तो दिस शुड बी इक्वल्स टू टेन थीटा एन विच इज इक्वल्स टू वाई एन अपॉन कैपिटल डी। तो यहां से वाई एन की वैल्यू आएगी एन लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल ए, दिस इज वाई एन। तो ये अपना आया है वाई एन, मतलब ना जब मिनिमा है nth मिनिमा वो इस डिस्टेंस पर होगा। पर मुझे इससे क्या मतलब है, मुझे तो मतलब है कि पहला कहां पर होगा। तो भैया अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट मिनिमा की, अगर मैं बात करूं फर्स्ट मिनिमा की, मेरी बात ध्यान समझिएगा, अगर मैं फर्स्ट मिनिमा की बात करता हूं तो फर्स्ट मिनिमा के केस में हम लोग ऐसे बोलेंगे कि भैया अपना जो y आएगा वो कितना आएगा, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। बेटा अब ये एंगल पे डिपेंड करता है, एक्चुअली किस पे डिपेंड करता है, एंगल पर। तो यहां पर जैसे जैसे अपना एंगल बढ़ता जाएगा ना, अब पहले क्या होता है लीनियरली वेरी करते थे, यहां लीनियरली वेरी नहीं करेंगे स्लिट विड्थ, यहां पे एंगुलर स्लिट विड्थ आएगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि y बराबर हो जाएगा लैम्डा डी बाई कैपिटल डी। ये किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है इसकी। तो अगर मैं बात करूं कि साइज ऑफ मैक्सिमा या सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा, सर सेंट्रल मैक्सिमा क्यों बोला, हाँ अबे जहां पहला मिनिमा आएगा उसके अंदर तो पूरा मैक्सिमा ही रहेगा ना बेटा। तो साइज ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा तो वो हो जाएगा इस y का डबल कर दीजिए 2 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो बेटा पहला मिनिमा यहां आया, पहला मिनिमा आया, अब जो बचा हुआ बीच में एरिया है वो क्या है, वो ब्राइट पैच है पूरा, वो सेंट्रल मैक्सिमा कहलाएगा। और उसकी जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा वो हो जाएगी आई नोट। अब ठीक है, तो बेटा ये सब चीजें हैं जो आपको समझनी है, ध्यान रखनी है। 2 लैम्डा डी बाई कैपिटल डी, सॉरी 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी हम लोग कंसिडर करके रखते हैं। ये साइज ऑफ मैक्सिमा है या फिर साइज ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा है जिसकी बात हो रही है। यहाँ पे सी दिख नहीं रहा तो मैं इसको ग्रीन कलर से कर रहा हूँ, हो सकता है आपको भी हाईलाइट हो जाए, नहीं तो मैं इसको एक और कलर से कर रहा हूँ, शायद अब ये हाईलाइट हो जाए। अगर नहीं हो बेटा अब भी हाईलाइट तो मत लिखना इसको। तो साइज ऑफ सी सेंट्रल मैक्सिमा हो जाएगा 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो भाई ये मैंने यहाँ पे इसकी साइज कंसिडर कर ली है और ये साइज है, यही सेंट्रल मैक्सिमा की साइज होती है। इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, आई नोट हो जाएगी। यहाँ पर एक छोटी सी बात और होती है, दैट इज एंगुलर साइज ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा के एंगुलर साइज की भी बात करते हैं। तो भैया एंगुलर साइज क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए एन की वैल्यू 1 डाल दी हम लोगों ने, तो वो हो जाएगी एंगुलर साइज हो जाएगी थीटा एन। तो बेसिकली थीटा एन नहीं 2 थीटा मान सकता हूं मैं। और थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, थीटा की वैल्यू बराबर है लैम्डा बाई ए के बराबर। तो एंगुलर साइज हो जाएगी 2 लैम्डा बाई ए के बराबर। दिस इज द एंगुलर साइज फॉर सेंट्रल मैक्सिमा। गेटिंग माई पॉइंट? तो बेटा यहाँ पे सब सारी बातें ना एंगुलर साइज पे चलती है। उसके बाद फिर पहला हमारे पास में क्या आता है, फर्स्ट मिनिमा आता है दोनों साइड में, उसके बाद फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा। अब इसकी ये सब बातें आपको नोट डाउन करनी है, उसके बाद मैं आपको कुछ बातें और बताऊंगा, फिर अपन लोग आगे बढ़ेंगे।
हाँ जी, तो बेटा आप देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पे अब 2-4 चीज़ें दिखाई देंगी, मैं आपको पहले समझाऊंगा, उसके बाद ही आप नोट डाउन करिएगा। तो पहली बात आपको क्या बोली गई है कि हम लोगों ने क्या करा है, स्लिट के जस्ट बगल में, देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, स्लिट के जस्ट बगल में हम लोगों ने लेंस को रख दिया, बिल्कुल चिपका के रख दिया है। अब जहाँ पे मीट कर रहा है एक्चुअली वो डिस्टेंस जो होगा डी, वो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस के बराबर ही होगा। तो अगर मैं सेंट्रल एक्शन की बात करूँ, वाई एन की बात करता हूँ अगर, तो वाई एन हो जाएगा हमारे पास में क्या, एन लैम्डा एफ बाई ए। तो जहाँ पे डी था वहाँ पे एफ आ जाएगा, इसको चेंज करके। अब आप आगे देखोगे बेटा, यहाँ पे एंगुलर विड्थ की बात करी जाएगी, तो एंगुलर विड्थ हो जाएगा हमारे पास में क्या, 2 लैम्डा बाई ए। एंगुलर विड्थ विल रिमेन सेम, है ना, तो वो एंगुलर विड्थ सेम रहेगा, बट अगर मैं विड्थ की बात करता हूँ तो वो 2 लैम्डा एफ बाई ए हो जाएगा सेंट्रल मैक्सिमा का। हाँ, अब नेक्स्ट चीज देखिए, नेक्स्ट स्लाइड देखिए बेटा इसमें। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया गिवन है, एक फ्रिंज विड्थ के बारे में बात करी गई है। तो फ्रिंज विड्थ होता है वाई एन प्लस वन माइनस वाई एन, तो उसी के बारे में बात करी गई है। तो वाई एन प्लस वन कितना हो जाएगा, एन प्लस वन लैम्डा कैपिटल डी बाई अपॉन ए, सोल्व करने पे आएगा कैपिटल डी बाई ए। अब मेरी बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है ना, सेंट्रल मैक्सिमा जो होता है वो कितना था, 2 लैम्डा डी बाई ए, पर यहाँ पे बाकी आ रहे हैं लैम्डा डी बाई ए। ये भी हमने अप्रोक्सीमेटली माना है, अदरवाइज ये एंगुलर विड्थ में चलते हैं और सबकी साइजेस अलग अलग आती है। तो ठीक है, तो इसकी साइज यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं होती है, यही मैंने बताया है। तीसरा पॉइंट देखिए बेटा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अब तीसरी स्लाइड जो आ रही है वो है इंटेंसिटी कर्व ऑफ फ्रोनहोफर्स डिफ्रैक्शन। तो इंटेंसिटी कुछ इस प्रकार से है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तीनों स्लाइड अब आपके सामने आ चुकी है, आप इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, तो बेटा अब आपके सामने टेबल आएगी, उस टेबल को नोट डाउन, टेबल को पहले देखिए, मैं आपको इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच में डिफरेंस बताता हूँ टेबल के द्वारा। तो टेबल में देखो क्या क्या बातें करी गई है इसमें। देखो बेटा, इंटरफेरेंस में क्या लिखा गया है, 2 डिफरेंट, अगर सोर्सेस से आती है लाइट और अगर इंटरफेयर करती है तो इंटरफेरेंस के अंदर आती है, सुपरपोजिशन अगर करती है लाइट ना, वेव लेंथ तो ना वेव। लेकिन डिफ्रैक्शन के अंदर क्या बात करा गया है, यहाँ पे 2 वेव्स कमिंग फ्रॉम सेम स्लिट। मतलब यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है ना, स्लिट के अंदर क्या होता है, डिफ्रैक्शन में हम लोग कंसिडर क्या करते हैं कि सेम स्लिट में अलग अलग कॉर्नर से जो लाइट निकलती है वो एक जगह जाके कहीं पर सुपर पोजिशन अगर कर रही होती है, उसको डिफ्रैक्शन में कंसीडर किया जाता है। उसके बाद और क्या बोला गया, इंटरफेरेंस पैटर्न ऑल ब्राइट लाइंस आर इक्वली ब्राइट एंड इक्वली स्पेस्ड। बट यहाँ पे इक्वली ब्राइट नहीं होती है, जो बीच वाला होता है वो आई नोट होता है, उसके बाद अगला वाला आई नोट बाई 22 होता है, उसके बाद अगला वाला आई नोट बाई 61 होता है, और कंटिन्यूसली वो वेरी करता रहता है। तो यहाँ पे इक्वली ब्राइट नहीं होती है सारी ब्राइट पैचेस या सारी ब्राइट फ्रिंजेस, और ना ही इक्वली स्पेस्ड होती है। डिस्टेंसेस भी उनकी, मतलब विड्थ भी उनकी चेंज करती रहती है आगे समय के साथ। यहाँ पे ऑल डार्क लाइन्स आर टोटली डार्क, पर यहाँ पे क्या होता है, डार्क लाइन्स आर परफेक्टली डार्क, देयर कॉन्ट्रास्ट विद ब्राइट लाइन्स एंड विड्थ गोज ऑन डिक्रीजिंग विद एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। तो सिंपल सी बात यहाँ पे करी गई है, ठीक है। इन इंटरफेरेंस बैंड्स आर लार्ज इन नंबर, पर अगर मैं बात करूँ तो डिफ्रैक्शन में बैंड्स बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में नहीं होते हैं। मैंने पहले बताया वो एंगुलर विड्थ में चलते हैं, और एक टाइम के बाद आने के बाद उनकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो नंबर बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो बेटा ये इनके बीच में टेबल थी, इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए जल्दी से, फटाफट से। हाँ जी, सवाल में क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा। उसने पूछा गया है कि विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज क्या होगा। तो भैया विड्थ जो हो जाएगा वो एक्चुअली हो जाएगा 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई ए।
तो बेटा यहाँ पे 2 तो 2 ही रहेगा, और लैम्डा कितना दे रखा है अपन चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें लैम्डा दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम, तो बेसिकली इसको हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई -7 मीटर मल्टीप्लाई बाई डी। तो बेटा डी जो डिस्टेंस है वो हम लोगों को दे रखा है 2 मीटर, तो उसको 2 पुट कर दीजिए यहाँ पे, और डिवाइडेड बाय, अगर यहाँ पे ए की बात कर रहे हैं तो ए हमें दिया गया है सवाल के अंदर 0.1, तो बेटा 0.1 mm में दिया है, तो 10 की पावर -3 ये हो जाएगा। इसको ऊपर भेज देते हैं अपन, 10 की पावर ये कितना बन जाएगा, ऊपर जाने पे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 जो होगा 10 हो जाएगा, और बेटा 10 यहाँ पर 10 में लिख सकते, सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाई 5 जो हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाई 2 20 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा। तो 10 की पावर, बेटा ये 0.1 था, 10 की पावर -3 था, तो 10 की पावर -3 और 0.1 10 की पावर -4 बन जाएगा। 10 की पावर -4 जब ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -7 + 4, तो ओनली -3 बचेगा। इसको सॉल्व करने पे व्हाट आई कैन गेट, यहाँ से जो मुझे वैल्यू मिलेगी विड्थ की वो मिलेगी 1 2 3 0.02 मीटर, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। इसको और आगे मैं लिख सकता हूँ ऐसा कि ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में? तो बेटा ये दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, एंड उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी, तो बेटा कई बार क्या होता है कि हम लोगों को इस तरह से बातें करी जाती है कि रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, रिजोल्यूशन क्या होता है। तो मैं आपको हल्का सा बताता हूँ आइडिया रिजोल्यूशन क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि डिफ्रैक्शन हो रहा है और दो अलग अलग यहाँ पे लाइट्स के लिए डिफ्रैक्शन की बात हो रही है, तो बेटा अगर मान लीजिए उनके मैक्सिमास जो है वो सफिशिएंटली सेपरेटेड है, तो इसको तो हम लोग बोलते हैं रिजॉल्व लाइट। आई मेरी बात समझ में? लेकिन अगर दो मैक्सिमास सफिशिएंटली सेपरेटेड नहीं है और कुछ इस प्रकार से है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियली रिजॉल्व लाइट। पार्शियली रिजॉल्व यहां पे बोल सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए दो लाइट्स जो दो मैक्सिमास जो है वो आपस में एक दूसरे से लगभग ओवरलैप कर जाते हैं, तो इसको बोलते हैं अनरिजॉल्व लाइट। अनरिजॉल्व। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा ये तो हो गया रिजॉल्व लाइट, ये हो गया पार्शियली रिजॉल्व, ये हो गया अनरिजॉल्व। अब ऐसी दिक्कतें कहाँ आती है, जैसे मान लीजिए हम टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप की बात करते हैं, तो माइक्रोस्कोप में ये प्रॉब्लम आती है और टेलीस्कोप में भी ये दिक्कत आती है। आई मेरी बात समझ में? अगर वो अनरिजॉल्व हो जाएगा तो ब्लर इमेज बनेगी जो कि हमारे लिए विजिबल ढंग से नहीं हो पाएगी, हमें क्लियर उसको हम नहीं देख पाएंगे। अगर कंप्लीटली रिजॉल्व होगा तो हम लोग उसकी एक एक चीज को अच्छे से फोकस कर पाएंगे, अच्छे से देख पाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा वो रिजॉल्विंग पावर पे डिपेंड करता है माइक्रोस्कोप की या टेलीस्कोप की। तो पहले आप एक काम कीजिए, नोट डाउन डायग्राम नोट डाउन कीजिए, उसके बाद कुछ कंटेंट आएगा वो लिखिएगा, मैं समझाऊंगा उसमें क्या क्या चीजें हैं, उसके बाद फिर अपन लोग इसके ऊपर कुछ एक क्वेश्चन करेंगे जल्दी से। हाँ जी, तो नोट डाउन कीजिए बेटा फटाफट से। हाँ भाई, तो रिजॉल्विंग लिमिट और रिजॉल्विंग पावर के बारे में आपने पढ़ा। रिजॉल्विंग पावर इज जस्ट इनवर्स ऑफ द रिजॉल्विंग लिमिट। और लिमिट क्या हो जाएगी रिजॉल्विंग लिमिट? रिजॉल्विंग लिमिट इस कुछ नहीं है, बस कितना मिनिमम डिस्टेंस हम लोग रख सकते हैं दो मिनिमास, सॉरी दो मैक्सिमास के, दो सेंट्रल मैक्सिमास के बीच में। तो इसके ऊपर मतलब मेनली कुछ खास चीज़ें नहीं होती है, बट ये जो क्वेश्चन है वो दो फॉर्मूलाज के ऊपर ही आते हैं। तो दोनों फॉर्मूला आप लोगों ने लिखे हैं, रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग लिमिट के, डेल्टा थीटा के टेलीस्कोप के केस में। तो बेटा इसी के ऊपर सवाल आते हैं, अब कैसे आते हैं देख लेते हैं। पहला सवाल लिखिए फटाफट से जल्दी से। हाँ जी, तो सवाल में हमसे डेल्टा थीटा पूछा गया है, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 1.22 इंटू लैम्डा बाई ए। भाई साहब लैम्डा कितना दे रखा था? वो दे रखा था 600 नैनोमीटर। इसको मैं मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ 6 × 10⁻⁷ मीटर।
और उसके बाद ए दे रखा था हम लोगों को 200 इंच है। तो बेटा इस 200 इंच को आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो 2.54 से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। और आफ्टर सॉल्विंग दिस व्हाट यू विल गेट 508 सेंटीमीटर, इसका डबल हो जाएगा ना 254 का। दिस शुड बी इक्वल टू 5.08 मीटर। तो ए को हम मीटर में कन्वर्ट करके ऐसे लिख सकते हैं। डेल्टा थीटा यहाँ पे आ चुका है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं लिख दूंगा 1.22 इंटू लैम्डा की वैल्यू पुट करूंगा 6 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय 5.08 एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस व्हाट आई विल गेट, दिस इज 1.44। बेटा आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 1.44 इंटू 10⁻⁻7 रेडियन। दिस इज द चेंज इन थीटा इन दिस पर्टिकुलर केस। गेटिंग माई पॉइंट? तो बेटा ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया है, सोल्यूशन हो गया है। फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे कर चलते हैं। हाँ जी, तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से। हाँ जी, तो बेटा सवाल में क्या पूछा गया, माइक्रोस्कोप की बात करी गई है पहली बात तो, और पूछा गया यहाँ पे रिजॉल्विंग लिमिट। तो वो होता क्या है 1.22 लैम्डा बाय 2 म्यू साइन थीटा। ठीक है, तो बेटा ये 2 म्यू साइन थीटा है, सॉरी म्यू साइन थीटा जो है इसको ही न्यूमेरिकल अपर्चर भी बोलते हैं, न्यूमेरिकल अपर्चर। ये अपर्चर न्यूमेरिकल भी इसको बोला जाता है, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। चलो देखते हैं किस किस की वैल्यू कितनी कितनी गिवन है। तो लैम्डा कितना गिवन है, चलो चेक करते हैं। लैम्डा हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻7 मीटर। मतलब हमें लैम्डा यहाँ पे गिवन है 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 मीटर। बेटा सिमिलरली जो म्यू साइन थीटा है उसकी वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखी है 0.12। तो इसको पुट कर देंगे बेटा हम लोग, कितना आएगा 1.22 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻7 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 0.12। गेटिंग माई पॉइंट? अबे समझ में आ रहा है ना? तो बेटा इसको सोल्व करना, चलो इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आंसर आएगा यहाँ पे सोल्व करने में बेटा 30.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻7। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हो। पोलराइजेशन बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मतलब बताने लायक। लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब बताऊंगा लेकिन बताने लायक ऐसे कोई खतरनाक चीज़ नहीं है, बहुत ईजी है, पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है। तो मैं आपको समझाता हूँ धीरे धीरे एक एक करके, तो आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, हाँ भाई, तो अब अपन पढ़ेंगे पोलराइजेशन। तो बेटा ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ पोलराइजेशन। ठीक है, तो बेटा हम बात करने वाले हैं पोलराइजेशन की। तो बात को जरा ध्यान समझिएगा, पोलराइजेशन क्या होता है। देखो सबसे पहले क्या होता है, हमें ये बात समझनी है कि अनपोलराइज्ड और पोलराइज्ड लाइट में क्या फर्क है। तो बेटा लाइट जो होती है, जैसे मान लीजिए लाइट इस तरफ हमारे लिए लाइट क्या कर रही है, इस तरफ प्रोपोगेट कर रही है c स्पीड से। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वो बेसिकली क्या कर रही होती है, वो इस तरह से प्रोपोगेट कर रही होती है, मतलब ऑसिलेट कर रही होती है। If electric field and magnetic field are oscillating in various directions with respect to time, आप ऐसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज oscillating in various plane with respect to time, then this is known as unpolarized light। जैसे मान लीजिए सर, ये कैसे बताता हूं मैं आपको, मेरी बात ध्यान समझिएगा। बेटा यहाँ पे दो चीजें होती है। जैसे मान लीजिए कि ऐसे लाइट आ रही है, अब मैं ऐसा कहूंगा कि बेसिकली हो क्या रहा है, लाइट ऐसे आई, ठीक है, ऐसे लाइट जा रही है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पहले इधर प्रोपोगेट कर रही थी, ऐसे 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 ऐसे, थोड़ी देर में ऐसे ऐसे हो जाएगी। आई मेरी बात समझ में? सोच, लाइट ऐसे जा रही है भैया,
अब लाइट ऐसे जा रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ऐसे ऐसे प्रोपोगेट कर रही है, तो लाइट जा रही है ऐसे 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 ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे कर रही है। गेटिंग माय पॉइंट, वापस आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे कर रही है। अब पहले ऐसे ऐसे कर रही थी, अब यूं 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 कर रही है, यूं कर रही है, यूं कर रही है, यूं कर रही है। अब समझ में आ रहा है ना। तो प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इस तरफ है और ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर था पहले, अब वो परपेंडिकुलर अभी भी परपेंडिकुलर रहेगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन पहले ऐसे थी, अब ऐसे 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 हो गई। अरे समझ में आ रहा है ना। तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो कंटिन्यूसली अपनी डायरेक्शन को चेंज करे जा रही है ऑसिलेशन की। इससे क्या होता है, इससे अगर मैं इसका फ्रंट से देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली, अगर मैं फ्रंट से देखूं, फ्रंट व्यू, तो बेटा फ्रंट व्यू कुछ इसका ऐसे आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी प्रोपोगेट कर रही है, इधर भी कर रही है, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे भी कर रही है, ऐसे ऐसे भी कर रही है। अभी एक टाइम पे नहीं करती है, अलग अलग टाइम पे करती है, बट सामने से देखूंगा तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा। और इवन वो ऐसे भी प्रोपोगेट कर रही है और वो ऐसे भी कर रही है। आई मेरी बात समझ में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर समय के साथ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिफरेंट प्लेन के अंदर अगर ऑसिलेट करती है तो उसको बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। कौन सी लाइट? अनपोलराइज्ड लाइट। बेटा इस टॉपिक में लिखने के लिए बहुत कुछ है, मैं आपको बहुत कुछ लिखाऊंगा, उसकी आप फिक्र मत कीजिएगा, बस अभी आप सुनते रहिए मैं क्या क्या बताने वाला हूँ। दिस इज अनपोलराइज्ड, पूरा सुनने का है, इसमें ऐसा कुछ खतरनाक चीज़ नहीं है जो आपको नहीं समझ में आएगी, सब कुछ ईजी है इसके अंदर। अगर मान लीजिए मैं बात करता हूँ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट की, जो कि फ्रंट में था, बट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हर डायरेक्शन में ना घूम के सिर्फ एक ही डायरेक्शन में घूम रही है। सोचो कि लाइट इधर जा रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे से कर रही है। आई मेरी बात समझ में? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 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 कर रही है, सिर्फ ऐसे ही घूम नहीं रही, अब की बार एक ही डायरेक्शन में अगर ऑसिलेट कर रही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए कि प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे से कर रही है। आई मेरी बात समझ में? और ऐसे 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 कर रही है, कहीं घूम नहीं रही। तो उस केस में मैं क्या लिख दूंगा कि जैसे लाइट है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अपनी वो सिर्फ इसी डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगी, तो ये भी हो जाएगा अपना प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास में दो टाइप्स ऑफ पोलराइज्ड लाइट्स होती है, एक मतलब एक इस तरह से, एक इस तरह से। वो भी मैं आगे समझा दूंगा आपको कैसे होती है, बट अभी आपको समझने की बात यह है कि दिस इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, दिस इज आल्सो प्लेन पोलराइज्ड लाइट। बेटा ये कौन सी है? अनपोलराइज्ड लाइट। गेटिंग माय पॉइंट? अब होता क्या है कि अगर मैं किसी भी यूपीएल को, यूपीएल बोले तो अनपोलराइज्ड लाइट को, अगर मैं पीपीएल बनाता हूं, मैं शॉर्ट टर्म्स यूज कर रहा हूं ताकि आपको याद रहेंगे बीच बीच में, मैं बार बार पूरा नहीं बोलूंगा। यूपीएल बोले तो अनपोलराइज्ड लाइट और पीपीएल बोले तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो बेटा अगर मैं किसी यूपीएल को अगर पीपीएल में कन्वर्ट करता हूं तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं? मैं कर रहा हूं पोलराइजेशन। इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन। गेटिंग माय पॉइंट? अगर हम किसी यूपीएल को पीपीएल में कन्वर्ट करते हैं, अगर हम किसी यूपीएल को किस में कन्वर्ट करते हैं? पीपीएल में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। आप गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा ये पोलराइजेशन है, ये अनपोलराइज्ड लाइट है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, और ये हम लोगों ने क्या बात करी कि इस तरह समय के साथ में वो ऑसिलेट करती है। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा इन सब चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो बेटा यहाँ पे एक और चीज़ है, जब लाइट है ना ऐसे से ऑसिलेट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे लाइट आगे जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे से कर रही है, तो मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में, तो उसका एम्पलीट्यूड है वो ज़्यादा है, बट इस डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड छोटा है।
इधर ज्यादा है, इधर छोटा है, इधर फिर ज्यादा है, इधर फिर छोटा है। इसका मतलब अगर इसका फ्रंट व्यू देखूंगा तो वो कुछ ऐसा आएगा। ध्यान से देखिएगा, कुछ ऐसा फ्रंट व्यू आएगा, कुछ ऐसा। इसको बोलते हैं हम लोग एलिप्टिकली अनपोलराइज्ड लाइट। और एक अगर होगा कि सब डायरेक्शन में अगर एम्पलीट्यूड सेम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन का, तो इसको बोलेंगे हम लोग यूपीएल, सर्कुलर अनपोलराइज्ड लाइट। तो गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा इस प्रकार से हम दो चीजें यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आप एक काम कीजिए, सबको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आपको स्क्रीन पे जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं उनको भी नोट डाउन कीजिए। जो मैंने समझाया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। हाँ जी बेटा, तो ये तो अपन लोगों ने लिख लिया पोलराइजेशन के बारे में बातें। अब होता है मेथड्स ऑफ पोलराइजेशन। मतलब अब पोलराइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, यूपीएल को पीपीएल में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके क्या क्या मेथड है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो मेथड्स ऑफ पोलराइजेशन, मेथड्स ऑफ पोलराइजेशन। तो बेटा अगर मैं मेथड्स ऑफ पोलराइजेशन की बात करूं, इसमें कई प्रकार के मेथड होते हैं। पहला होता है बाय रिफ्लेक्शन, उसके बाद होता है बाय रिफ्रैक्शन, उसके बाद होता है बाय डबल रिफ्रैक्शन। ये डबल रिफ्रैक्शन वो कतई नहीं है जो आप समझ रहे हो, डबल रिफ्रैक्शन। उसके बाद जो होता है, मतलब एक और जो होता है वो होता है बाय स्कैटरिंग, और एक और जो होता है बेटा वो होता है बाय डाइक्रोइज्म। तो बस इन्हीं को पढ़ना ही इस टॉपिक का काम है। अब ऐसा कोई बहुत खतरनाक चीज़ नहीं है इसके अंदर, बहुत इजी है। आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं फटाफट आगे बताता हूँ जल्दी से। हाँ भाई, तो अब अपन देखने वाले हैं बाय रिफ्लेक्शन। तो बाय रिफ्लेक्शन कैसे होगा, जैसे अब मैं आपको यहाँ पे तरीके बता रहा हूँ बेटा, हाउ टू डू पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, बाय रिफ्रैक्शन, बाय डबल रिफ्रैक्शन, बाय डाइक्रोइज्म, बाय स्कैटरिंग, फलाना ढिगना सब कुछ, ठीक है। तो बाय रिफ्लेक्शन की मैं बात करने वाला हूँ कि बाय रिफ्लेक्शन कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई सरफेस है, ये हमारे पास मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। इसको ऐसे लिख देते हैं हम लोग मीडियम 2, और इसको हम लोग लिख सकते हैं मीडियम 1। तो बेटा हो क्या रहा है कि यहां पर लाइट आई, कोई ऐसा लाइट आई। अब लाइट हमेशा करती क्या है ना, लाइट हमेशा दो काम करती है, एक रिफ्लेक्शन एक रिफ्रैक्शन, दोनों साथ में ही करती है ना। तो बेसिकली लाइट ने क्या करा, यहां पे ऐसे रिफ्रैक्शन किया है। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है भाई। तो ऐसे लाइट आई, ये लाइट जो थी वो थी एक्चुअली यूपीएल, मतलब अनपोलराइज्ड लाइट, यूपीएल, दिस इज यूपीएल, अनपोलराइज्ड लाइट। तो भैया एक कंप्लीटली अनपोलराइज्ड लाइट थी, है ना। अब मैंने क्या करा, इस लाइट के दो टुकड़े कर दिए, है ना। दो टुकड़े मतलब वो तो ऑब्वियस बात है, होना ही है। तो एक बन गई है कौन सी हमारे पास में, रिफ्लेक्टेड लाइट, एक बन गई है रिफ्रैक्टेड। तो यह है रिफ्लेक्टेड रे, और यह है रिफ्रैक्टेड रे। तो ये कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे, ये कौन सी है, रिफ्रैक्टेड रे। तो बेटा होगा क्या कि जब ये लाइट यहां पे आती है ना, तो ये जो लाइट है ये एक्चुअली दो पार्ट में बटी हुई, एक यूपीएल है।
अब यूपीएल बोले तो सर यहाँ पे मैंने एक गोला बनाया है और एक यहाँ पे ब्लू लाइन से एरोज बनाए हैं टू साइडेड। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर भी प्रोपोगेट कर रही थी और अंदर भी कर रही थी। तो सर ऐसा नहीं कर रही थी क्या, इधर और अंदर? तो आपने बता दिया, तो टेढ़ी भी तो कर रही होगी बेटा, कर रही होगी, लेकिन मैंने उसका क्या करा, दो कंपोनेंट कर दिए, एक इस प्लेन में और एक इस प्लेन में। गेटिंग माय पॉइंट? तो सारे के सारे इस प्लेन की बात कर रहा हूं मैं। अब सही है ना, मतलब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है यूपीएल। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा इस प्रकार से ये सिस्टम चल रहा था, है ना। जब भी मैं किसी लाइट को, है ना, किसी एंगल पर गिराऊं, कि वो एंगल जो है, जैसे मान लीजिए कि यहां पर जो लाइट जो जिस एंगल पे गिर रही है उस एंगल को बोल दूं मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, सच दैट कि रिफ्लेक्टेड एंगल और रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे, मतलब रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे आपस में एक दूसरे के साथ अगर किस एंगल पे आते हैं, 90 डिग्री पे आते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रूस्टर्स एंगल। और मैं डेफिनेशन लिखा दूंगा आपको, पर ध्यान समझिएगा बेटा। इंसिडेंट रे अगर मान लीजिए आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो यहां पे एक रिफ्लेक्शन होगा, एक रिफ्रैक्शन होगा। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है और रिफ्रैक्टेड रे है आपस में अगर परपेंडिकुलर होगी तो उस एंगल को हम लोग बोलेंगे ब्रूस्टर्स एंगल। अब मैं आप समझाता हूं आपको। जैसे मान लीजिए अगर ये आई है तो ये भी आई है, ये पूरी लाइन 180 की थी, ये 90 है, तो ये हो जाएगा बेटा 180 माइनस, सॉरी ये हो जाएगा 90 माइनस आई। अबे सही है ना भैया, ये 90 था, ये पूरा 180 था, तो ये एंगल और ये एंगल कितना बचा, 90। अगर ये आई है ड्यू टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये हो जाएगा 90 माइनस आई। नाउ इफ वी यूज Snell's law here, Snell's law here, तो बेटा स्नेल्स लॉ का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे मान लीजिए ये मीडियम जो है वो एयर है, फॉर एग्जांपल मान लिया हम लोगों ने, और इस मीडियम को मान लिया म्यू है। तो बेटा होगा क्या कि 1 मल्टीप्लाई बाई साइन आई, दिस विल बी इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ 90 माइनस आई, और ये जो बचेगा वो क्या बचेगा, साइन ऑफ आई इज इक्वल टू म्यू कोस ऑफ आई। गेटिंग माय पॉइंट? साइन आई बराबर म्यू कोस आई, तो यहां से tan आई की वैल्यू हो जाएगी म्यू के बराबर। अब समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग यहां से आई की वैल्यू लिख सकते हैं, दिस विल बी tan इनवर्स ऑफ म्यू। अगर एयर से किस में जा रही हो, म्यू वाले मीडियम में। अगर मान लीजिए इफ दिस इज μ1 एंड दिस इज μ2, देन ब्रूस्टर्स एंगल जो हो जाएगा, दिस इज ब्रूस्टर्स एंगल। ब्रूस्टर्स एंगल। तो बेटा अगर मान लीजिए μ1 से μ2 में अगर लाइट जा रही होती है तो यहां पर भी इस केस में भी ब्रूस्टर्स एंगल आएगा, और वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ब्रूस्टर्स एंगल हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ μ2 बाय μ1। दिस इज व्हाट, ब्रूस्टर्स एंगल। तो इसको हम लोग ब्रूस्टर्स एंगल से लिख सकते हैं। हालांकि अधिकतर सवाल इसी पे आते हैं, tan इनवर्स म्यू की बात कर रहे होते हैं। दिस इज ब्रूस्टर्स एंगल। सर ब्रूस्टर्स एंगल क्या है, बताता हूँ। ब्रूस्टर्स एंगल में क्या होता है बेटा, जब भी हम किसी ब्रूस्टर्स एंगल पर अगर मान लीजिए इंसिडेंट रे को अगर यहाँ पे फॉल कराते हैं या इंसिडेंस कराते हैं, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है और रिफ्रैक्टेड रे है अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो वो एंगल ब्रूस्टर्स एंगल कहलाता है। या फिर अगर ब्रूस्टर्स एंगल पे कराएंगे तो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होगी। और इससे एक फायदा ये होगा कि ये जो लाइट है, ये जो लाइट है ये दो हिस्सों में टूट जाएगी, एक तो ऐसे और एक ऐसे। बेटा इसमें क्या होगा, देखो यहां पे हर एक केस के अंदर वो ऐसे में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोगेट कर रही थी
और परपेंडिकुलर टू प्लेन भी कर रही थी, अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, दोनों साइड में कर रही थी। बट जैसे मैं ब्रूस्टर्स एंगल पे अगर मान लीजिए रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों कराता हूं, तो वो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो सिर्फ परपेंडिकुलर टू प्लेन उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोगेट करेगी। तो ये जो रे बनेगी ये बनेगी एक पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और बेटा ये जो रे है ये प्लेन पोलराइज्ड तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑरेंज वाला भी है और ब्लू वाला भी है, लेकिन ये वैसे भी नहीं है जैसी पहले थी। तो इसको एक्चुअली हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियली पोलराइज्ड लाइट, पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। अब मैं आपको यहाँ पे एक कहानी बताता हूँ। भाई एक बार बताओ यार, पोलराइजेशन की हम लोग बात करते हैं तो एक्चुअली हम लोगों को ये चैप्टर कई बार बच्चों को लगता है पोलराइजेशन तो क्या है, मुझे समझ में नहीं आता सर, बहुत टफ लगता है। अबे तुम लोगों को टफ इसलिए लगता है क्योंकि अपन लोगों ने जीवन में देखा नहीं है पोलराइजेशन। अब अपन मान लीजिए बल्ब लेने जाते हैं तो अपन उसको ये तो जाके बोलते हैं बताइए शानदार प्लेन पोलराइज्ड लाइट वाला बल्ब बताइए, ऐसी बातें तो ना करते हैं। अपन तो वाट की बात करते हैं, कितनी रोशनी करेगा ये बातें करते हैं। ऐसी बातें तो ना करते हैं कि बताइए कितने पोलराइजेशन होगा कि नहीं होगा उसके अंदर, प्लेन पोलराइज होगा कि पार्शियली पोलराइज होगा, ऐसा बल्ब दिखाइए जो कि अनपोलराइज लाइट निकालता हो। अब तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, सही बात है ना। तो इसीलिए असल जीवन में हम लोग इसको इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, इसीलिए हम लोगों को पता ही नहीं होता कि एग्जैक्टली ये है क्या। तो बेटा है क्या, है कुछ अजीब सी चीज़ है जो हमारे रियल लाइफ में काम नहीं आती। अब तुम रियल लाइफ में ऐसी बातें तो नहीं करते ना कि कैमरा, तुम बता पड़ा तुम्हारी शादी है, अब कैमरे वाले को लेने गए तुम लोग, तो कैमरा वाला अपनी लाइट वाइट लेकर आए तो तुम उसे ऐसे डील तो ना करोगे, बता लाइट जो तेरे निकलेगी वो यूपीएल होगी कि पीपीएल होगी। कैमरे वाले का दिमाग खराब, अरे पागल हो कैसी बातें कर रहे हैं। चल मान ले कैमरे वाले ने बोल भी दिया कि यूपीएल है, तो क्या उससे तुम्हें क्या मिल जाएगा यार, या पीपीएल है उससे तुम्हें क्या मिल जाएगा यार। आई मेरी बात समझ में? तुम्हें तो लाइट से मतलब है ना भैया, तुम्हें तो फोटोज से मतलब है बेसिकली, तुम्हें लाइट से क्या मतलब है। तो ये सब चीजें जो है, अब यूपीएल है कि कौन से प्लेन में प्रोपोगेट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे तुम्हें क्या लेना देना यार। तो बेसिकली ये हमारे रियल लाइफ में बहुत ज्यादा काम नहीं आता है। मतलब असल जिंदगी में जो हम लोग आम जिंदगी जीते हैं, मैं साइंटिस्ट की जिंदगी नहीं बोल रहा हूँ, आम जिंदगी जीते हैं उसके अंदर ये सब चीजें काम नहीं आती है। इसीलिए लोगों को बहुत अटपट लगता है कि क्या है आखिर प्लेन पोलराइज्ड, क्या है आखिर ब्रूस्टर्स एंगल। तो बेटा आपको तो बस फॉर्मूला याद रखना है, आपको तरीका समझ में आ जाना चाहिए कि किसी ऐसा एंगल जिस पर रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो ब्रूस्टर्स एंगल कहलाएगा। ये आई बराबर आई है क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये आई है, ये 90 माइनस आई हो जाएगा, इसको गणित कहते हैं। तो गणित के द्वारा अपन ये निकाल लिया, बाकी स्नेल्स लॉ लगा के अपन ने ब्रूस्टर्स एंगल की वैल्यू निकाल ली है। किस प्रकार से ये पीपीएल करेगा, किस प्रकार से पार्शियली पोलराइज करेगा, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। दिस इज अ मेथड ऑफ पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा ये फर्स्ट मेथड है बाय रिफ्लेक्शन। और किस चीज का मेथड है बेटा, पोलराइजेशन का। पोलराइजेशन का ये मेथड है बाय रिफ्लेक्शन। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो बेटा लिखिए दो बातें ऑन पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन के ऊपर लिखिए। हाँ जी, तो अब हम बात करेंगे पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा अगर मैं रिफ्रैक्शन की बात करूं तो सेकंड मेथड जो है, ये तो फर्स्ट मेथड था है ना, अब सेकंड मेथड है बाय रिफ्रैक्शन। होता क्या है, जैसे मान ले अभी कोई बच्चे जो है ना थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, मतलब ज़्यादा क्या, तो पोलराइजेशन पढ़ लिया उन लोगों ने। अब बोलते हैं कि भैया हमें तो है ना प्लेन पोलराइज लाइट चाहिए, प्लेन पोलराइज लाइट। बोला कैसे चाहिए भैया? बोला करो जैसे भी करना हो। तो हमने दे दी प्लेन पोलराइज, ले पकड़ रिफ्लेक्शन से करके। उसने बोला ऐसी नहीं चाहिए, इसमें तो मुझे पता सर ने पढ़ाया था परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करती है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोगेट ऑसिलेट, हमें तो ऐसी चाहिए जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड उसी प्लेन में ऑसिलेट करे, करके बताओ। तो भाई दिमाग खराब हो गया यार, अब कैसे करें यार, इसी प्लेन में करने वाली कैसे लाके दे इसको। तो ठीक है भाई, सोचा गया, फिर दिमाग में मेथड आया, उस मेथड का नाम रखा गया बाय रिफ्रैक्शन। ये कैसे देखते हैं। एक्चुअली किया क्या कि ऐसे स्लैब बनाई है,
और इसे एक नहीं बहुत सारी स्लैब बनाई है। अब हुआ क्या कि जब पहली बार लाइट आई, ऐसे करके लाइट आई, ऐसे चली गई, फिर यूं करके लाइट आई, फिर यूं चली गई, फिर यूं करके लाइट आई, फिर यूं चली गई। गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे ऐसे लाइट आती गई और ऐसे ऐसे जाती गई। बहुत सारी बना दी हमने, 1 2 3 पता नहीं कितनी बनाई। और मजे की बात यह है कि इनको कुछ ऐसे सेट किया गया कि ऑल इंसिडेंट्स एंगल्स आर एट ब्रूस्टर एंगल। ऑल एंगल्स आर एट ब्रूस्टर्स एंगल, सबको ब्रूस्टर्स एंगल पे सेट किया गया। अब होगा क्या कि भैया मान लीजिए कि ये हमारे पास में यूपीएल थी। सबसे पहले मैं डायग्राम बना दूं, तो आप लोग भी डायग्राम बना लीजिए ताकि हम बार बार डायग्राम में परेशान ना हो। बेटा ये यूपीएल है यहां तक, तो उसके बाद क्या होगा, इधर शानदार सी हमें पीपीएल मिलेगी, प्लेन पोलराइज, पर वो इस डायरेक्शन में कर रही होगी। बच्चा पढ़ा लिखा है, उसको इस डायरेक्शन वाले नहीं चाहिए, उसको चाहिए जो बोर्ड के ही प्लेन में वो ऑसिलेट करे। ऐसे करने पे फिर कुछ निकलेगी इधर, और ये जो पार्शियली पोलराइज थी इसमें से कुछ कुछ ही रह गई, बाकी ऑलमोस्ट निकलने ऐसी ऐसी रह गई। फिर एक बार फिर करा दिया तो बची कुछ ही फिर निकल गई इधर। अब आ रहा है समझ में? तो ओनली जो प्रोपोगेशन बचा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो सिर्फ इसी प्लेन में बचा फाइनली यहाँ पे। अब ऐसा नहीं है कि 3 बार में काम हो जाता है, हो सकता है कितनी भी बार करना पड़े। तो बेटा ये मेथड जो है वो कहलाता है बाय रिफ्रैक्शन। तो बहुत ज़्यादा काम नहीं आता, बस थ्योरेटिकली आपको पता होना चाहिए कि करते कैसे हैं। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा ये हो गया बाय रिफ्रैक्शन, ये हो गया बाय रिफ्लेक्शन। अब आइए अब हम पढ़ते हैं डबल रिफ्लेक्शन का। पहले इसको डबल रिफ्रैक्शन का पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। हाँ जी, तो बेटा अब हम शुरू करेंगे बाय डबल रिफ्रैक्शन। बाय डबल रिफ्रैक्शन, गेटिंग माय पॉइंट? तो होता क्या है ना, कुछ मटेरियल्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में लिखा देता हूं ताकि आपको बात समझ में आए कि एग्जैक्टली होता क्या है इसके अंदर। तो पहले बेटा कुछ चीज़ें पॉइंट नोट कीजिए इसके बारे में, बाय डबल रिफ्रैक्शन के बारे में। हाँ जी, तो बेटा यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि देर आर सम टाइप ऑफ स्पेशल क्रिस्टल्स लाइक कैल्साइट और क्वार्ट्ज। इस तरह के कुछ स्पेशल क्रिस्टल्स होते हैं। मान लीजिए कैल्साइट है, गेटिंग माय पॉइंट? तो इसमें होता क्या है, जब यहाँ पे लाइट गिराई जाती है तो यहाँ पे 2 रिफ्रैक्शंस होते हैं। लाइट 2 हिस्सों में टूट जाती है, ऐसे और ऐसे। गेटिंग माय पॉइंट? इसको बोलते हैं हम लोग, ये जाती है अनडेविएटेड या अनरिफ्रैक्टेड। इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना, अनरिफ्लेक्टेड जा रही, लो को ही फॉलो नहीं कर रही है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के। ये स्पेशल टाइप ऑफ क्रिस्टल्स में होता है बेटा, कैल्साइट क्वार्ट्ज वगैरह में इसमें होता है। ये जाती है, ये क्या फॉलो करती है? इट फॉलोज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये रिफ्रैक्शन के लॉ को फॉलो करती है, तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी रे। इसको बोलते हैं ओ रे, इसको बोलते हैं ई रे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे ये होती है ओ रे। ओ रे ये क्या है? ई रे। आई मेरी बात समझ में? इसके ऊपर क्या गिराया गया बेटा? इसके ऊपर गिराई हम लोगों ने एक यूपीएल, मतलब अनपोलराइज्ड लाइट। और ये जो अनपोलराइज्ड लाइट थी इसमें भी 2 प्लेन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ प्लेन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बनाई है। एक अलोंग द प्लेन,
एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन। गेटिंग माय पॉइंट? अबे समझ में आ रहा है ना? तो एक अलोंग द प्लेन परपेंडिकुलर टू प्लेन। अब बेटा होता क्या है, ये जो कैल्साइट्स होते हैं, है ना, ये जो क्रिस्टल्स होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये दो हिस्सों में लाइट को तोड़ देते हैं, ऐसे और ऐसे। ये दोनों क्या है? ये दोनों है पोलराइज्ड लाइट। इसका पोलराइजेशन कैसे हो रहा है? इसका हो रहा है इसी प्लेन में, इसका हो रहा है परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। तो बेटा ये है बाय डबल रिफ्रैक्शन। मैंने पहले भी कहा था डबल रिफ्रैक्शन वो कतई नहीं है जो आप सोचते हो। आपको लगा 2 बार रिफ्रैक्शन करने से डबल रिफ्रैक्शन हो जाएगा, वो तो सिंगल रिफ्रैक्शन में आता है। डबल रिफ्रैक्शन मतलब यहाँ पे ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे की बातें करी गई हो, कैल्साइट की बातें करी गई हो। तो बेटा इस प्रकार से हम लोग पोलराइजेशन कर सकते हैं डबल रिफ्रैक्शन में। ठीक है, तो अब आप इसको एक काम कीजिए, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए इसको, उसके बाद फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, हाँ जी। तो बेटा यहाँ पे अब एक चीज आती है, उसको बोलते हैं, एक टर्म आता है जिसका नाम होता है निकोल प्रिज्म। एक्चुअली नाम कहाँ कैसे आया इसके पीछे कहानी है। कहानी है कि हम ऐसा क्रिस्टल लेकर आ गए, कैल्साइट का क्रिस्टल, उस पर लाइट डाली। अब घर में क्या है, बच्चा 11वीं क्लास में जब आता है, 12वीं क्लास में जब आता है, तो जब वो पढ़ता है वेव ऑप्टिक्स वगैरह, और बाई चांस अगर उसको समझ में आ जाता है पोलराइजेशन, तो घर पे आके जिद करता है कि पापा मुझे तो ऐसा क्रिस्टल चाहिए जिसके अंदर प्लेन पोलराइज लाइट मिले। तो घर वाले क्या है, प्लेन अनपोलराइज लाइट डालते हैं उसके ऊपर। उन्हें घर वालों को क्या पता कौन सी पोलराइज है कौन सी अनपोलराइज है। ठीक है भाई, क्रिस्टल लेकर आए, जिद्दी कर रहा था कैल्साइट का, तो कैल्साइट क्रिस्टल लेके आया, उस पर लाइट डाली, लाइट निकली भैया यहाँ से। तो दोनों की दोनों लाइट यहां से निकली एक ही फेज से। अबे क्या लाइट इतनी स्ट्रेट लाइंस में निकलती है क्या कि तुम पकड़ लोगे? अच्छा ये वाली वो है जो प्लेन पर पोलराइज्ड है इसी प्लेन में। अच्छा ये वाली वो है जो परपेंडिकुलरली कर रही है। अब ऐसे दिखती है क्या? जैसे मान ले ऐसा लाइट निकल रही है तो क्या हम देखते हैं कि ओए लाइट नंबर 1 गई, ऐसे बोलते हैं क्या अपन लोग? तो हमें क्या पता भैया हमें कौन सी रे साफ साफ दिखाई देगी? अबे हमें तो ओवरऑल लाइट दिखाई देगी ना, वो तो मिक्स होके आएगी। हाँ यार, तो भैया ये अनपोलराइज थी जो कि ऑलरेडी मिक्स थी, ये प्लेन पोलराइज करा पर फिर भी मिक्स हो गई। तो हमें तो अलग अलग चाहिए ना यार। तो इसको अलग अलग करने के लिए निकोल भैया के पास में एक आइडिया आया। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक काम किया, उन्होंने इस तरह से एक क्रिस्टल बनाया। क्रिस्टल बनाया क्या, क्रिस्टल का इस्तेमाल किया। इसको उन्होंने कैल्साइट से बनाया। दिस इज कैल्साइट क्रिस्टल्स, कैल्साइट क्रिस्टल्स। बेटा कैल्साइट क्रिस्टल उन्होंने बनाया ऐसा, और यहां उन्होंने लाइट डाली इस प्रकार से। तो ऐसे कुछ लाइट डाली गई है ना, वैसे नहीं डाली गई थी, ऐसे कुछ लाइट डाली गई मान लीजिए। इसने दो काम कर लिया। दो काम क्या कर लिए, दो हिस्सों में बढ़ गई। एक हो जाएगा पीपीएल इन द सेम प्लेन, एक हो जाएगा पीपीएल इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द लाइट प्लेन। लाइट ऐसे आ रही थी, ये एक यूपीएल थी, ऐसे डाला गया। तो भैया अब जिससे जोड़ा गया, जिस सीमेंट से इसको जोड़ा गया, सर सीमेंट से जोड़ दिया, हाँ, यहां पे एक ट्रांसपेरेंट सीमेंट का इस्तेमाल किया गया। ट्रांसपेरेंट सीमेंट, सीमेंट का नाम था सीबीसी, कनाडा बैल्सम सीमेंट। तो बेटा इस सीमेंट का नाम, इस सीमेंट का यूज किया गया। सर इसी सीमेंट का क्यों यूज करा गया? क्योंकि यहां पर दो रेज गिर रही थी बेटा, एक ये वाली और एक ये वाली। अब इसका और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ ऐसे रिलेशन में थे कि इस वाली रे ने यहां पर टीआईआर कर लिया। क्या कर दिया? टीआईआर। और टीआईआर के कारण क्या हो गई, ये वाली रे इस वाले फेज से निकलकर बाहर आई, जो कि एक नीचे वाला फेज था। अब समझ में आ रही है?
और ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे थी, ये कौन सी रे थी? ओ रे। और ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे थी ये अनडेविएटेड यहां से निकल गई और बेसिकली ये क्या हो गई बेटा? ये बन गई हमारे पास में एक और प्लेन पोलराइज्ड लाइट, PPL। तो निकोल भैया ने बोला, निकोल एक बंदे का नाम था, उसने अपना ये प्रिज्म बनाया तो उसने इसका नाम रखा निकोल प्रिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट है, ऐसी कोई खतरनाक चीज नहीं है, ये समझने के लिए होता है बस। निकोल भैया ने बोला कि जब तुम लाइट गिराओगे तो लाइट यहाँ पे अनपोलराइज्ड लाइट गिराओगे तो पोलराइजेशन उसका हो जाएगा और इस वाले फेज से जो निकलेगी वो एक पोलराइज्ड लाइट होगी और इस वाले से निकलेगी वो दूसरे टाइप की पोलराइज्ड लाइट होगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसा हमारे किसने बोला? निकोल भैया ने बोला। तो बेटा ये हो गया निकोल प्रिज्म, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद अपन लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो एक और तरीका देख लेते हैं यहाँ पे, पोलराइजेशन बाय डाइक्रोइज्म। बेटा फिर से वही बात कि कुछ स्पेशल टाइप ऑफ जो क्रिस्टल्स होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में अलाउ करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये क्रिस्टल है और ये क्रिस्टल जो है इस पर हम लोगों ने जब लाइट गिराई अनपोलराइज्ड, तो ये दो डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है लाइट, यहाँ से इधर भी कर रही है और इधर भी कर रही है। तो बेटा यहाँ पे हो क्या रहा है? इस डायरेक्शन में भी कर रही है और परपेंडिकुलर में भी कर रही है। जब तक बाहर निकलेगी तो होगा क्या कि परपेंडिकुलर वाली जो है ना, एक मिनट ध्यान से देखिएगा, परपेंडिकुलर वाली जो है ना वो ग्रेजुअली छोटी होती जाएगी और बाहर निकलते निकलते जीरो हो जाएगी, बचेगी ही नहीं। और जो अलोंग दी प्लेन वाली है वो छोटी हो जाएगी और परपेंडिकुलर टू प्लेन वाली जो है, ऐसे ऐसे वाली जो है वो रह जाएगी। तो ये क्रिस्टल की प्रॉपर्टी, इसमें हमारा कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। क्रिस्टल की प्रॉपर्टी जो है उसी के अकॉर्डिंग लाइट यहाँ पे मतलब एक्ट करती है। गेटिंग माय पॉइंट? लाइट यहाँ पे क्या करती है? एक्ट करती है अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टल। तो दिस इज द पोलराइजेशन बाय डाइक्रोइज्म। एक और बचता है बाय स्कैटरिंग। बाय स्कैटरिंग में ऐसे कुछ भी नहीं है बेटा, पार्टिकल स्मॉल होते हैं, लाइट की वेवलेंथ की कंपेरेबल होती है उनकी साइजेस। साइज मतलब जब टकराती है लाइट, अनपोलराइज लाइट, तो स्कैटर कर जाते हैं, उसमें से कई सारी प्लेन पोलराइज लाइट निकलती है। तो बेसिकली हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो काम आते हैं पोलराइजेशन मेथड के लिए, जो इंस्ट्रूमेंट हम बनाते हैं जिससे हम लोग प्लेन पोलराइज लाइट निकालते हैं अनपोलराइज लाइट से, उसको बोलते हैं पोलरॉइड्स। तो दिस इज पोलरॉइड है ना, निकोल प्रिज्म जो है, या फिर किसी प्रकार से जो हमने मेथड बनाया है उनसे फाइनली जो सिस्टम में बन के निकलता है उसको बोलते हैं पोलरॉइड्स। तो पोलरॉइड्स ग्लासेस होते हैं, हमने कई बार देखे होंगे, जैसे असल जीवन में ये एक आध बार कहीं देखने को मिल जाता है। एक्चुअली होता क्या है ना कि जो पोलराइज लाइट होती है अनपोलराइज लाइट से, तो उसकी इंटेंसिटी कम होती है ना। तो सन के सामने, जैसे मान लीजिए सन के सामने तो नहीं, सनलाइट में अगर हम घूमते हैं तो ब्लैक जो हम लोग कई बार पोलरॉइड्स भी लगाते हैं, लोग चश्मे लगाते हैं उसमें पोलरॉइड्स लगे होते हैं, उससे होता कुछ भी नहीं है, उससे सिर्फ इतनी सी बात होती है इंटेंसिटी कम हो जाती है, जो तेज सनलाइट है उसके आंखों में नहीं गिरती है। तो कई लोग ऐसा यूज़ करते हैं जिनकी प्रॉब्लम होती है हाई इंटेंसिटी लाइट के अंदर बाहर निकलने में। तो ऐसा और कोई बहुत ज़्यादा इसका यूज़ आम आदमी की ज़िंदगी में नहीं होता है। साइंटिफिक यूज़ कई सारे हो सकते हैं जिसको पढ़ना जो हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट था वो मेथड्स थे और ये तरीका था। उसके बाद एक लॉ है जो मैं बताऊंगा भी आपको, पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन लॉ के बारे में पढ़ते हैं। हाँ भाई, तो अब अपन पढ़ेंगे मेलिस लॉ। तो पोलराइजेशन के अंदर लॉ आता है मेलिस लॉ। मेलिस लॉ होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये पोलरॉइड है। अब मैं डायग्राम बना रहा हूँ सबसे पहले तो, ताकि आपको बातें समझ में आने लगे क्या मैं करने वाला हूँ यहाँ पे। ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये लाइट है जो कि एक अनपोलराइज्ड लाइट है। गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे एक अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है, खच 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 खच, है ना। और यहाँ पे रखा हुआ है क्या? पोलरॉइड। ठीक है। तो एक
अनपोलराइज लाइट आ रही है, यहाँ से निकलेगी, ठीक है, और यहाँ से कुछ बन जाएगी। इस पोलराइड में दिस इज द ट्रांसमिशन एक्सिस। अब तो मैं समझ लीजिए ट्रांसमिशन एक्सिस मतलब ये वो एक्सिस है, मतलब पोलराइड जो है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन को अलाउ करेगा, दैट इज दिस डायरेक्शन, ठीक है। लाइट ऐसे नहीं आ रही यहाँ पे, एक्चुअली ऐसे आ रही है, खच 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 खच। दिस इज व्हाट डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और आफ्टर passing through this polaroid, light will oscillate, the electric field in the light will oscillate in this direction only. Getting my point? तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे अनपोलराइज लाइट यहाँ गिर के बाहर निकलने वाली है। इसको मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, इससे पहले मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ देना, एक और चीज़ यहाँ समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए बेटा ये पोलराइड है जिसका ट्रांसमिशन एक्सिस जो है वो ये वाला है, दिस इज द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ दिस पोलराइड। यहां पर एक अनपोलराइज्ड लाइट आई है। अब हो क्या रहा है, मेरी बात ध्यान समझिएगा। एक्चुअली ये पोलराइड जो था ना, उसका हम लोगों ने एंगल बनाया। अभी पहले ऐसे रखा हुआ था, मैं हल्का टेढ़ा करूंगा इसको, टेढ़ा इसको इस तरह से करा गया अपन लोगों के द्वारा, ऐसे मतलब ऐसे करके यूं कर दिया इसको टेढ़ा। बेटा ये इनिशियल ट्रांसमिशन एक्सिस थी, ये बाद की ट्रांसमिशन एक्सिस, मतलब ये तो पहले वाले की ट्रांसमिशन एक्सिस थी, ये इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस है। The angle is theta. Getting my point? जो लाइट है वो एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट है ऑलरेडी। दिस इज ए पीपीएल ऑलरेडी। अब पीपीएल आ रही है, अगर वो इससे पास करती तो वो डायरेक्टली बाहर आ जाती, क्योंकि इसी डायरेक्शन में अलाउ करता है, और इसी डायरेक्शन में अगर पीपीएल हो रही है तो ये इसको अलाउ करती है और बाहर आ जाती है। लेकिन जब वो इसमें एंटर करेगी तो इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस थीटा एंगल पर है। कितने एंगल पर है? थीटा एंगल पर। इस वाली इसके प्लेन से, इसके ऑसिलेशन के प्लेन से थीटा एंगल पर है। तो बेटा जो अलाउ करेगी वो अलाउ करने के बाद जो बचेगा वो सिर्फ बचेगा जिसकी इंटेंसिटी, जैसे इसकी आई इंटेंसिटी है, तो इसकी जो इंटेंसिटी आएगी वो आएगी आई नोट कोस स्क्वायर थीटा। अब सही है ना बेटा? ये लो है, अगर इंटेंसिटी आई है और वो किसी पोलराइड से पास कर रही है जिसका एक्सिस जो है इसके प्लेन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ या प्लेन ऑफ ऑसिलेशन से थीटा एंगल पर, जैसे मान लीजिए लाइट ऐसे से प्रोपोगेशन कर रही है और ट्रांसमिशन एक्सिस ऐसे थीटा एंगल पर है, तो जब निकलेगी तो सिर्फ और सिर्फ जो इंटेंसिटी बचेगी उसकी वो बचेगी आई नोट कोस स्क्वायर थीटा। ये तो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट की बात। लेकिन अगर अनपोलराइज्ड लाइट होगी तो सर फिर इसमें तो सिर्फ एक ही निकल पाएगी, बाकी सब फंस जाएगी। हाँ, अबे ऐसे ऐसे कर रही है और ऐसे ट्रांसमिशन एक्सिस है तो निकल गई, पर जो यू करने वाली है वो तो अटक गई ना। आई मेरी बात समझ में? पर जो टेढ़ी टेढ़ी कर रही है ऐसे 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 ऐसे, ये नहीं अटकेगी, इसका एक कंपोनेंट निकल जाएगा, एक अटक जाएगा। आई मेरी बात समझ में? मैं यूपीएल की बात कर रहा हूं, मैं इस केस की। बेटा अगर ऐसे वाली होगी तो इसका भी ये कंपोनेंट निकल जाएगा और ये वाला कंपोनेंट अटक जाएगा। इसका मतलब इसमें सिर्फ जो ऐसे ऐसे कर रही है वो तो प्योरली अटक जाएगी, बाकी सबके कंपोनेंट्स तो एटलीस्ट निकल जाएंगे, और परपेंडिकुलर तो पूरी निकल जाएगी। तो बेटा इसको अगर मैं किसी यूपीएल को किसी पोलराइड से पास कराता हूं, तो अगर मान लीजिए इसकी इंटेंसिटी जो थी वो इनिशियल में अगर आई नोट थी, कितनी थी? आई नोट, तो बाद में जो बचती है वो बचती है मैथमेटिकली आई नोट बाय 2। बेटा हर एक एंगल का 0 से 90 तक हर एंगल का कोस स्क्वायर थीटा का सम करने पर हमें आई नोट बाय 2 ही मिलता है। तो आपको तो बेसिकली इन दो रिजल्ट्स को याद रखना है कि अगर यूपीएल को मैंने ट्रांसमिशन एक्सिस से मतलब पोलराइड से पास कराया तो जो लाइट की इंटेंसिटी बचती है वो सिर्फ आई नोट बाय 2 बचती है। बट अगर मैं पीपीएल को पास कराता हूं तो जिस भी एंगल पर वो गिरेगा, जिस भी एंगल पर वो गिरेगा उसके हिसाब से इंटेंसिटी आएगी आई नोट कोस स्क्वायर थीटा। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे मेलस लॉ को यूज करते हैं। सबसे पहले तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको स्टेटमेंट लिखूंगा मेलस लॉ का, उसको आपको लिखना है, फिर क्वेश्चंस करेंगे। तो फटाफट से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर स्टेटमेंट लिखते हैं। हाँ जी, तो बड़ा स्टेटमेंट लिखिए मेलस लॉ का।
हाँ जी, तो बेटा यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दिया आप लोगों ने, आप लोग क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए फटाफट से, जल्दी से क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। हाँ जी, तो बेटा सवाल ने क्या बोला गया, सवाल ने बोला है कि एक अनपोलराइज लाइट को जिसकी इंटेंसिटी आई नोट थी उसको हमने पास कराया कहाँ से, एक पोलराइजेशन उससे पोलरॉइड से। तो जो लाइट उसका ट्रांसमिशन एक्सिस कितनी थी, दो पोलरॉइड से पास कराया, सॉरी, एक की ट्रांसमिशन एक्सिस ऐसे थी, दिस इज पोलरॉइड 1, और एक की ट्रांसमिशन एक्सिस पहले वाले से 30 डिग्री पर थी। गेटिंग माई पॉइंट। तो जब हम लोगों ने अनपोलराइज लाइट को यहां से पास करवाया यूपीएल को, तब उसकी इंटेंसिटी जो थी वो आई नोट थी। ये किसने बोला है, सवाल ने बोला है। तो बेटा हमसे पूछा गया कि फाइनल इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, तो यहां इंटेंसिटी कितनी बचेगी, यहां बचेगी सर अनपोलराइज्ड को पास कराने पे आई नोट बाई 2 रह जाती है, और उसके बाद यहां इंटेंसिटी जो आएगी वो आई रह जाएगी। तो ये अकॉर्डिंग टू मेलर्स लॉ दिस आई विल बी इक्वल्स टू, अब होता क्या है, आई होता है आई नोट कोस स्क्वायर थीटा। पर बेटा यहाँ पे आई नोट वो है जो इंटेंसिटी है किसकी, पहले वाले पीपीएल की, बट यहां पे हमारी इंटेंसिटी आई नोट बाई 2 तो ऑलरेडी बची है, तो यहां पे आई नोट बाई 2 आएगा। अब सही है ना भाई साहब, आई नोट किसका लेते हैं, पीपीएल की इंटेंसिटी लेते हैं, बट यहां पे अनपोलराइज्ड की आई नोट थी, पीपीएल की आई नोट बाई 2 बची। अब उसको यहां पुट करूंगा और उसके बाद लिखूंगा मैं कोस स्क्वायर 30। तो व्हाट इज कोस स्क्वायर 30 डिग्री, भाई साहब कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो स्क्वायर करने पे ये हो जाएगा 3/4 इंटू 2, तो हो जाएगा 3/8 आई नोट। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। गेटिंग माई पॉइंट। तो बेटा इसको भी नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोग करते हैं जल्दी से फास्ट। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बेटा फटाफट से। हाँ भाई, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया हम लोगों से, हमें बोला गया जो लाइट है वो गिरी है वो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड आपस में 90 डिग्री पर है। तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 60 डिग्री दिया हुआ है, पूछा है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा, है ना। तो ये 1 मान लेते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि जो आई होता है वो ब्रूस्टर्स एंगल होता है अगर दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, और ब्रूस्टर्स एंगल जो है वो 60 डिग्री गिवन है, और उसकी वैल्यू होती है tan इनवर्स म्यू। तो बेटा यहाँ से वी कैन फाइंड म्यू, और यहाँ से जो म्यू आएगा वो कितना आता है tan 60 विच इज √3। तो आंसर विल बी 1.732, या आप √3 भी लिख सकते हो, तब भी आपका सही हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट, अरे पक्का है ना। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात और होती है, छोटी सी बात क्या है कि भैया यहाँ पे क्या हो रहा है कि भैया ये रेयर से डेंसर में जा रहा है। तो जब रेयर से डेंसर में जाएगा तो यहाँ पर हम लोगों के लिए जब भी डेंसर से रेयर में जाता है, देख समझना, जब भी डेंसर से रेयर में जाता है तो TIR का खतरा रहता है, लेकिन जब भी रेयर से डेंसर में जाएगा, अभी भाई रेयर है दूर होगी, डेंसर में पास आ जाएगी, तो TIR का खतरा नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। हो सकता है आपसे TIR के बारे में पूछ ले, तो क्या पूछेंगे, क्रिटिकल एंगल पूछ लेंगे, तो क्रिटिकल एंगल निकाल ले, कौन सी बड़ी बात है। क्रिटिकल एंगल पता ही है अपने को, साइन इनवर्स म्यू होता है, अब सही है ना, साइन इनवर्स 1/म्यू होता है, सॉरी, तो कौन सी बड़ी बात है, निकाल सकते हैं हम लोग आसानी से। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, और थैंक यू सो मच। इसको अपन यही समाप्त करते हैं इस चैप्टर को। पोलराइजेशन वगैरह हमने पढ़ लिया है, डिफ्रैक्शन पढ़ लिया है, जरा सा भी डाउट आप मुझसे जरूर 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 पूछिएगा। YDSC के अंदर भी डाउट हो, या फिर मतलब डिफ्रैक्शन में हो, चाहे पोलराइजेशन में हो, और ऐसा जिस टॉपिक में कुछ है नहीं, बस कुछ अलग है, कुछ नया है, कुछ हटकर है, जो हमारे फिजिक्स में हम लोग जनरली नहीं पढ़ते हैं और जनरली हम लोग आम जिंदगी में नहीं देखते हैं, इसीलिए थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है, बाकी है बहुत ईजी। तो थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, सीखते रहिए, आते रहिए, थैंक यू।